तो जो एनआरवी है वो दर हकीकत एस्टिमेट ईयर एंड का है, वो 2 जुलाई का भी नहीं है, वो 28 जून का भी नहीं है। लेकिन आमतौर पे जाहिर है कि हम इंडिकेशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक चीज 2 जुलाई को इतने की सेल हो रही होगी तो फिर 30 जून को भी यही रेट होगा एस्टिमेटेड। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली हम एज्यूम करते हैं कि 30 जून को आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रोडक्ट 50,000 रुपए की बिक जाती है, लेकिन 2 जुलाई को जाके आपकी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है और आप कहते हैं नहीं, ये 50,000 की नहीं, ये तो 55,000 की बिकेगी। तो और फिर वो एक्चुअली 55,000 की ही बिक जाती है 4 जुलाई को। तो 30 जून को जो एनआरवी टेस्ट है वो 50,000 की बुनियाद पे बनेगा या 55,000 की बुनियाद पे बनेगा। मैं फिर बताता हूँ। 30 जून को हमने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट कितने की बिक जाएगी, हमने एस्टिमेट लगाया कि ये 50,000 रुपए की सेल हो जाएगी। 2 जुलाई को हमारा ये एस्टिमेट बदल गया। 2 जुलाई को हमने सोचा नहीं नहीं, ये तो 55 की बिक जाएगी, और 4 जुलाई को वो एक्चुअली 55 की बिक भी गई, ये 56 की बिक गई। अब सवाल ये है कि 30 जून को जो एनआरवी टेस्ट लगेगा वो 50,000 के हिसाब से लगेगा, 55,000 के हिसाब से लगेगा, या 56,000 के हिसाब से लगेगा? 50,000 के हिसाब से लगेगा। आम हालात में ऐसा ही होता है, आम हालात में ऐसा ही होता है कि अगर आपका ईयर एंड 30 जून है और 30 जून पे 50,000 की सेल होने की तवक्का है, तो हम 50,000 को ही बुनियाद बनाएंगे एनआरवी निकालने के लिए। लेकिन आने वाले चंद दिन हमारी उस एक्सपेक्टेशन की क्रेडिबिलिटी को वाजे कर देते हैं। आप घर से निकले, आपने सोचा मुझे कॉलेज पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, फिर आप कॉलेज पहुंचे पौने घंटे में। अगले दिन फिर घर से निकले, आपने सोचा आधा ही घंटा लगता है, कल ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी आपको पौना ही घंटा लगा। 2-3 दिन ये काम होगा तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज कर लेंगे, नहीं आधा घंटा वॉज नॉट राइट एक्सपेक्टेशन, पौना ही घंटा लगता है। 30 जून को आपने सोचा कि ये चीज 50,000 की बिकेगी, 4 जुलाई को एक्चुअली वो 55,000 की बिकी। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो 30 की एक्सपेक्टेशन आपकी ठीक नहीं थी, वो जो आपने 50,000 सोचा था वो ठीक नहीं सोचा था, असल में ये 55 की बिक जानी थी, आप 50 गलत सोच रहे थे। इसका क्या मतलब है? अब मुझे 30 जून पे जो एनआरवी टेस्ट लगाना है वो 50 के हिसाब से लगाना है या 55 के हिसाब से? 55 के हिसाब से लगाना है, क्योंकि जो मैंने 30 को एक्सपेक्टेशन बिल्ड की थी वो एक्सपेक्टेशन वैलिडेट हुई 2-4-5 दिन में ही, और पता लग गया कि नहीं नहीं, ये 50 की नहीं है तो 55 की बिकती है। तो मैं 30 जून वाला टेस्ट किस रेट पे लगाऊंगा फिर? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 30 जून को सोचा कि ये चीज 50,000 की बिकेगी, 1 जून को मार्केट में कोई ऐसी नई न्यूज आ गई जिसकी वजह से मेरी चीज का रेट चढ़ गया और वो 55 की अब 2 जुलाई को बिक गई है। अब 30 जून पे एनआरवी का टेस्ट किस रेट से लगेगा? 85,000 से लगेगा, क्योंकि 30 जून को मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक थी, वो 50,000 की चीज बिकनी थी। ये तो यकम को कुछ नया हो गया, मसलन गवर्नमेंट ने कोई नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें उसने एक खास तरह की इंपोर्ट बैन कर दी, जिससे मेरी लोकल चीज की कीमत चढ़ गई। अब ये चीज क्या 30 को एग्जिस्ट करती थी? नहीं, 30 को ना वो बैन लगा था ना वो रेट चढ़ा था। 30 को तो अगर मैं सोचूं कि ये कितने की बिकेगी तो उसने 50 का ही बिकना था। ये तो बाद में एक नई चीज निकल आई जिसकी वजह से ये 55 की बिक गई है। ये 30 का एस्टिमेट चेंज नहीं कर रही, ये 30 की एक्सपेक्टेशन को इनवैलिडेट नहीं कर रही। 30 का एस्टिमेट मेरा बिल्कुल ठीक था 50,000 का, बात समझ में? तो आम तौर पे इस तरह तो नहीं होता है, यानी आम हालात में तो ऐसे नहीं होता है कि आप एक दिन एक एस्टिमेट लगाएं और अगले ही दिन वो एस्टिमेट बदल जाए। आम हालात में ऐसा नहीं होता, रोज नहीं होता। तो फिर किताबों में भी जब हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है तो अगर वो हमें कहे कि 30 जून पे एस्टिमेटेड सेल प्राइस इतनी है, लेकिन 4 दिन बाद चीज बिकी असल में किसी डिफरेंट अमाउंट पे है, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं
ये जो 4 दिन बाद एक्चुअली बिकी है, ये है 30 जून का सही एस्टिमेट। बात समझ में? अब आपके जहन में एक सवाल शायद ये आए, किसी के जहन में शायद ना भी आए, कि जो काम हम 30 जून पे कर रहे हैं, हमें क्या पता 4 को क्या। भाई एक चीज हो 30th को रही है, 30th को बैठ के हमें क्या पता कि 4 को क्या हो रहा है, 4 जुलाई को क्या हो रहा है। वो तो फ्यूचर है, फ्यूचर तो अभी अकर नहीं हुआ, ना ही मेरे पास फ्यूचर में देखने की कोई कुव्वत है। तो दरअसल ये हम कहते इस तरह हैं कि ये टेस्ट 30th जून को लग रहा है। ये टेस्ट लगा तो शायद आप 15 जुलाई को रहे होते हैं या 15 अगस्त को रहे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो साल खत्म होने के बाद ही बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 30 जून की रात को ही कहूंगा आज बना के जाएंगे छुट्टी नहीं मिलेगी, उस दिन तो नहीं बनती। और फिर पूरे साल का हिसाब है, आपने एक दफा रिव्यू भी करना है, उसमें कोई गलतियां भी ठीक करनी है, आपको शायद महीना 2 महीने लग जाने हैं उसमें। तो आपका 30 जून पे ये एंड हुआ, फिर जुलाई का शायद पूरा महीना आपने अपने पूरे साल का डाटा रिव्यू किया कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, रीचेक कर लूँ, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, जहां गलतियां उनको ठीक कर लो। गलतियां हो जाती हैं, जाहिर है, इंसान काम करता है तो गलतियां होती हैं। तो पूरा साल काम किया, चेक करेगा, और इवेंचुअली वो गलतियां ठीक करके शायद 5 अगस्त को बैठ के वो कहेगा हाँ अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ। अब उसमें जो इन्वेंट्री लेगा वो कौन सी लेगा, 30 जून वाली। अब बना कब रहा है 5 अगस्त को, लेकिन इन्वेंट्री कौन सी ले रहा है, 30 जून वाली। तो उस पर एनआरबी टेस्ट किस डेट का लगाएगा, 30 जून वाला। अब 30 जून वाला टेस्ट लगाना है उसने, तो 30 जून की एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेनी है, और उसके सामने तो पूरा जुलाई है, उसको तो पता ही है ये चीज बाद में कितने की बिकी है। तो फिर वो अपने 30 जून का एस्टिमेट कैसे लगाएगा, जुलाई में होने वाली सेल को देख के। उसको अब फ्यूचर पता चल चुका है, उसको पता चल गया कि यार ये 2 जुलाई को सौदा इतने का बिका था, 4 को इतने का बिका था, 5 को इतने का बिका था, 6 को इतना का बिका था। इसका मतलब है 30 जून का एस्टिमेटेड रेट क्या होगा, वही जो 2, 3, 4 को बिक रहा है जितने पे। अनलेस अनलेस कि 30 जून के फौरन बाद कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से रेट अब नॉर्मली हिल गए। जिस तरह मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कोई बैन लगा दिया जिसकी वजह से मेरी चीज का रेट इधर बढ़ गया है या घट गया है, तो मैं कहूंगा नहीं, 30 जून में इसका इफेक्ट नहीं लूंगा, क्योंकि 30 जून को वो बैन नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब 30 को रेट वो था जो 30 को था। तो मैं फिर कौन सा रेट लूंगा, कोई मैंने 29 के करीब को सेल की होगी तो मैं कहूंगा यार 30 को इतने का सौदा बिकता था, ये तो 2 तारीख को बैन लगा तो फिर ये सौदा महंगा बिक गया, अदरवाइज 30 को इसका रेट इतना कोई नहीं था। तो अब आपको ये चीज पूरी अगर कॉन्सेप्चुअली वाजे हो गई है, तो अब सिचुएशन टू सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि 30 जून वाली इन्वेंट्री पे एस्टिमेटेड सेल प्राइस कौन सा लगेगा, 29 जून वाला या 2 जुलाई वाला। आमतौर पे 2 जुलाई वाला ही लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई चीज में अचानक से कुछ नया सामने आ जाए। आमतौर तो सवाल आमतौर पर अगर कुछ ना बताए तो मैं क्या करूंगा, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट सेल पे होने वाला जो रेट है वो इस्तेमाल कर लूंगा जी। 30 जून पे फाइनेंशियल बना रहे हैं ना, तो 30 जून पे तो बैठ के एस्टिमेट ही लगाया जाएगा। वो जो 2 जुलाई की वाकया है उसकी मदद से मेरा 30 जून वाला एस्टिमेट वैलिडेट हो गया, बस और कोई बात नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो किस डेट की देनी है, 30 जून की, तो फिर 30 जून का रिकॉर्ड देना है आपने 30 जून की सिचुएशन बतानी है। अब थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 25 जून को एक चीज आपने बेची है 10,000 रुपए की, 30 जून पे आपका ख्याल है कि ये चीज अब 12,000 की बिकती है। 5 जुलाई को गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, 8 जुलाई को यही चीज 15,000 की बिक गई। बताइए 30 जून पे क्या रेट लेंगे, कौन सा रेट लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, 25 जून को एक चीज बिकी है 10,000 की, वही चीज 30 जून को आपका ख्याल है कि 12,000 की बिक जाएगी। 5 जुलाई को एक बैन लग गया है, और 6 जुलाई को ये चीज जो मेरा ख्याल था 12,000 की बिक जाएगी 30 जून को, ये 15,000 की बिकी है। बताएं 30 जून पे एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी लेंगे, 10,000। 30 जून पे आपका ख्याल है कि 12 की बिक जाएगी, तो 10 क्यों लेंगे। लेकिन आपने तो 30 जून पे बैठ के सोचना कि कितने की बिक जाएगी, पीछे तो हो सकता है ये 25,000 की बिकी होती,
30 जून वाले दिन बैठ के आप सोच रहे हैं कितने की बिक जाएगी, 12 की। तो ये क्या एस्टिमेट नहीं है, एस्टिमेट ही लगेगा। अब 2 जुलाई को 3 जुलाई को सिर्फ इस एस्टिमेट की रिलायबिलिटी रीचेक हो जाएगी कि यार हमने 30 जून को सोचा था कि ये इतने की बिक जाएगी, क्या ये आगे वाकई इतने की बिकी है? अगर ये वाकई उतने की बिकी है तो इसका मतलब मैंने ठीक एस्टिमेट लगाया था 30 जून वाला। लेकिन अगर ये उतने की नहीं बिकी तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरा एस्टिमेट गलत था या बाद में कोई नया वाकया पेश आया जिसकी वजह से ये चेंज आ गया। अगर तो मेरा एस्टिमेट गलत था तो मैं उसको ठीक कर लूंगा, और अगर ये बाद में कोई नया वाकया पेश आया तो मैं कहूंगा मेरा एस्टिमेट ठीक था। मिसाल के तौर पे अब फिर एक और बात देखते हैं। 30 जून को आप रात सोने लगे तो आपने कहा कि यार कल सुबह मैंने कॉलेज जाना है तो मुझे ना आधा घंटा लगेगा। अभी 30 जून का एस्टिमेट है कि सुबह कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। सुबह आप घर से निकले तो पता चला कि आज सुबह जो है वो फॉर एग्जाम्पल कुछ सड़कें जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं ड्यू टू सम न्यू नोटिफिकेशन। आप 2 घंटे में पहुंचे कॉलेज। बताइए 30 जून का जो एस्टिमेट था वो ठीक था या गलत था? वो बिल्कुल ठीक था। उस वक्त के हालात के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। ये तो यकम को एक नई चीज पैदा हो गई जिसकी वजह से 2 घंटे लगे हैं। 30th के मुताबिक एस्टिमेट आधा घंटा बिल्कुल ठीक था। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको 2 घंटे कर दूंगा? नहीं करूंगा, मैं कहूंगा एज एट 30th जून आधा ही घंटा लगता था। ऐसा मैंने, लेकिन आपने सोचा 30 जून को कि आधा घंटा लगेगा, अगले दिन कुछ भी नहीं बदला, सब रूटीन में चल रहा था। तो आप निकले, आपको पौना घंटा लगा, आपको क्या पता चला यार शायद मैंने एस्टिमेट ठीक नहीं लगाया था। अब अपना 30th वाला एस्टिमेट क्या कर लेंगे, पौना घंटा कर लेंगे। So this is how you estimate, you change the estimates, you update the estimates। अब इसी बात को आप 30 जून की सेल प्राइस पे अप्लाई कर दीजिए कि 30 जून पे सेल कितनी हो जाएगी। अगले 2 दिनों में उतनी की जैसे रेट पे सेल हुई तो आपको पता लगा हाँ यार मैं ठीक ही सोच रहा था। और अगर वो इंटायरली को नया ही रेट निकला तो सोचेंगे यार मेरा एस्टिमेट गलत था या ये कुछ नया वाकया हो गया। अगर तो नया वाकया हो गया तो मेरा एस्टिमेट ठीक था, और अगर ये नया वाकया तो कुछ नहीं हुआ, सब रूटीन में चल रहा था और फिर भी ज्यादा का बिका, इसका मतलब है मेरा एस्टिमेट ही गलत था। तो मैं उस एस्टिमेट को ठीक कर लूंगा। इस तरह से आप 30 जून के एस्टिमेट पे पहुंचते हैं। ठीक है, कोई सवाल? आखिरी बात, ये जो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का टेस्ट लगाया जाता है ये आइटम बाय आइटम बेसिस पे लगाया जाता है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास 5 मुख्तलिफ तरह की इन्वेंट्रीज हैं। आपके पास चेयर्स हैं, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास प्रोजेक्टर है, आपके पास और की है एसी तो मैंने गिन नहीं लिया। फर्नीचर यानी कुर्सियां हैं, कंप्यूटर है, एसी है, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड है। ये 5 चीजें आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर आपने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी लगाना है। एक तरीका ये है कि आप इन 5 की कॉस्ट जमा कर लें, 5 की एनआरवी जमा कर लें, एग्रीगेट कॉस्ट को एग्रीगेट एनआरवी से कंपेयर करें विच एवर इज लोअर। गलत, ऐसा नहीं करेंगे। एसी की कॉस्ट को एसी की एनआरवी से कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर। बोर्ड की कॉस्ट को बोर्ड की एनआरवी से कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर। इस तरह 5 मरतबा अलग अलग चेक करेंगे विच एवर इज। अब ये जो विच एवर इज लोअर निकले हैं 5 अलग अलग, इन सबको जमा करेंगे, ये है मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू। इसको स्टैंडर्ड की जुबान में कहते हैं कि एनआरवी टेस्ट आइटम बाय आइटम बेसिस पे लगेगा। तो यहाँ आइटम बाय आइटम बेसिस से मुराद ये नहीं है कि एक एक चीज पे अलग अलग लगेगा। मसलन ये कुर्सियां पड़ी हैं, इसके ऊपर एनआरवी टेस्ट लगाना, सारी कुर्सियों पे इकट्ठे ही लगाऊंगा। मैं कहूंगा यार ये 100 कुर्सियां हैं, इन 100 कुर्सियों की कॉस्ट इतनी है, 100 कुर्सियों की एनआरवी इतनी है, विच एवरेज लोअर। क्यों? सारी एक जैसी चीजें। लेकिन ये कुर्सी और ये एसी 2 अलग अलग चीजें हैं। अब अगर मेरे पास 100 कुर्सियां पड़ी हैं और 50 एसी पड़े हैं तो मैं एनआरवी टेस्ट 150 नहीं लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। 100 कुर्सियों पे अलग लगाऊंगा, 50 एसी पे अलग लगाऊंगा। इसको बोलते हैं एनआरवी टेस्ट आइटम बाय आइटम बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, फर्ज कीजिए मेरे पास 50 एसी पड़े हुए हैं, इन 50 एसी में भी 3 अलग अलग मॉडल हैं, तो मुमकिन है कि मैं उन तीनों पे अलग अलग लगाऊं। अच्छा, ये 50 एसी है, इनमें से 5 डैमेज पीसेज हैं, तो मैं 45 पे एनआरवी टेस्ट अलग लगाऊंगा और 5 पे अलग लगाऊंगा। तो एक जैसी चीजों के ऊपर तो एक ही दफा एनआरवी टेस्ट लग जाएगा और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अलग एनआरवी टेस्ट लगेगा। तो अगर आपके सामने प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है, तो आप क्या करेंगे, ए पे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी अलग लगाएंगे, बी पे अलग लगाएंगे, सी पे अलग लगाएंगे, डी पे अलग लगाएंगे और फिर उसका सम कर लेंगे। और अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट ए है और उसमें डिफरेंट क्वालिटीज हैं, प्रोडक्ट ए क्वालिटी गुड, प्रोडक्ट ए क्वालिटी
डैमेज प्रोडक्ट ए क्वालिटी स्क्रैप्ड, यानी बिल्कुल ही खराब हो गए। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इन तीन अलग अलग एनआरवी टेस्ट लगेंगे। जो गुड है उस पर गुड का एनआरवी टेस्ट लगेगा, जाहिर है गुड की एस्टिमेटेड सेल प्राइस और होगी, स्लाइटली डैमेज्ड की एस्टिमेटेड प्राइस कुछ और होगी, बैडली डैमेज्ड की एस्टिमेटेड सेल प्राइस कुछ और होगी। इसी तरह एनआरवी निकालते हुए हम दो काम करते हैं, हम कहते हैं एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यानी इसको बेचने पे कितने पैसे लगेंगे। अब अगर एक डैमेज्ड आइटम है, मैं कहता हूँ यार ये चीज तो डैमेज्ड है लेकिन ये ठीक हालत में ही बिक जाएगी, मैं रिपेयर कर लूंगा, लेकिन रिपेयर करने पे 2000 रुपये खर्च होगा। इसका मतलब है कि इस डैमेज्ड आइटम की एनआरवी कैसे निकलेगी, इसकी नॉर्मल सेल प्राइस लेस 2000 इसकी रिपेयर की कॉस्ट, क्योंकि इसको बेचने के लिए पहले 2000 लगाना पड़ेगा, लेस अगर को कमीशन एजेंट को कमीशन देना है, तो अब जो नेट अमाउंट निकलेगी वो इसकी एनआरवी होगी। ओके, ये सारी बात मैंने जो आपको बताई इन्वेंट्री से मुतल्लक, इससे मेरा इन्वेंट्री वाला टॉपिक कंक्लूड हो गया। ये हमने पढ़ना शुरू किया था, नहीं किया था? तो मैं मेरे जहन में वही था कि स्टार्ट हमने कहीं से किया था एक दफा, तो इसके ऊपर हम बात को बढ़ाते हैं और इसको खत्म करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हमने जिक्र किया था, मुझे याद पड़ता है मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स items that are held for use in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes। चार बातें बताई थी हमने, ये कहा था कि इन चार में से कोई सी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। वो चीज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन हो सकती है, वो चीज हेल्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो सकती है, वो चीज हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज हो सकती है, और फॉर रेंटल टू अदर्स भी हो सकती है। आप जनरेटर्स का बिजनेस है, आप जनरेटर किराए पे देते हैं लोगों को, तो ये जनरेटर आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर। आपका जनरेटर का बिजनेस नहीं है, आपके पास अपना जनरेटर है जो आपने अपनी दुकान पे रखा हुआ है कि अगर बिजली जाएगी तो आप जनरेटर चला के दुकान चलाएंगे, तो इट इज हेल्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दोनों में होगा। आपके पास जनरेटर है, आप जनरेटर किराए पे भी नहीं देते और आप जनरेटर से अपना दुकान भी नहीं चलाते, आप इस जनरेटर से जो बिजली पैदा होती है सिर्फ वो बिजली आगे किसी को सप्लाई कर देते हैं। हम सारे को बस बिजली आप दे रहे हैं और उस बिजली का फी यूनिट आप बिजली पैसे चार्ज कर रहे हैं, जैसे बापडा आपको बिजली के पैसे चार्ज करता है। तो इट इज अगेन हेल्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड। तो ये भी आपका क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सो हर वो टेंजिबल चीज जो कि आप आइदर गुड की सप्लाई में, सर्विसेज के रेंडर करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में या रेंटल टू अदर्स में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाती है, बशर्ते कि उसकी लाइफ जो है वो मोर देन वन पीरियड पे जा रही हो। मोर देन वन पीरियड का मतलब है मोर देन वन पीरियड, पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है, पीरियड साल का भी हो सकता है, जिसकी लाइफ मोर देन वन पीरियड पे जा रही है। जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना टेंजिबल, तो टेंजिबल के अंदर एक प्रिजम्पशन मौजूद होती है कि ये मोर देन 1 ईयर होगा, यानी ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये एक अंडरलाइंग अजम्पशन होती है कि ये मोर देन 1 ईयर होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन यहाँ मोर देन 1 ईयर के अल्फाज मौजूद नहीं है, यहाँ मोर देन वन पीरियड के अल्फाज मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा। यानी सो अगर आपने एक मशीन खरीदी है और इस मशीन का काम ये है कि इससे आप रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करते हैं और ये मशीन की लाइफ है 8 महीने, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। और अगर इसी मशीन की लाइफ है 18 महीने, तो भी ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। मोर देन वन पीरियड होनी चाहिए, वो पीरियड जो है वो आमतौर पे मिनिमम पीरियड जो है ना वो क्वार्टर काउंट होता है वैसे, क्योंकि क्वार्टर से छोटा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल बनती हैं, हाफ ईयरली बनती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वार्टरली बन जाती हैं, इससे ज्यादा छोटे पीरियड पे कोई पब्लिक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती हैं। तो लेकिन बहरहाल आपके सामने है बात। फिर हमने इसकी बात शायद ये भी की थी कि इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो हुई थी बात ऐसी। चले यहाँ से हम आगे बात को बढ़ाते हैं।
जब आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदेंगे, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या कोई भी एसेट खरीदा ही जाएगा क्या? हम खुद से बना भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सारा रॉ मटेरियल ले आए हैं और आपने उससे मशीन खुद बना ली है। आप रॉ मटेरियल ले आए और आपने उससे बिल्डिंग खुद बना ली। हो सकता है ना कि आप मजदूर ले आए, लोग ले आए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लें। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज आप बनी बनाई ही खरीद कर लाएंगे तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या कोई एसेट बनेगा। एसेट आप खुद से बना भी सकते हैं। अब अगर आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं या एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आइदर वे बहरहाल वो एसेट तो है एज लॉन्ग एज वो एसेट की डेफिनेशन मीट कर रहा है। तो सवाल ये है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो उसकी कॉस्ट का बिल्कुल वही असूल है जो कि इन्वेंट्री में था। इन्वेंट्री का क्या असूल था कि उसको खरीदना और फिर खरीद के उसको अपने पास लाना, और रास्ते में अगर कोई खर्चा उस पर हो रहा है, इंश्योरेंस वगैरह ट्रांजिट की हो रही है, कोई किराया दिया है, फ्रेट, तो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा पड़ा है, यहाँ तक कि वो चीज आपके पास पहुंच गई है, तो हम कहते हैं वो सारे पैसे जमा करके इन्वेंट्री की वैल्यू बन जाएगी। राइट, बिल्कुल यही असूल यहाँ पे है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा है या बनाया है तो उसको मुकम्मल कर लेने तक जितने भी पैसे उसके ऊपर लगे हैं वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उसको मुकम्मल कर लेने तक, इसके लिए स्टैंडर्ड के अल्फाज में हम कहते हैं टिल सच टाइम दैट इट हैज बिकम अवेलेबल फॉर यूज। ये बड़ी अहम टर्म है, अवेलेबल फॉर यूज। जाहिर है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप सेल करने के लिए तो नहीं बना रहे, इन्वेंट्री आप सेल करने के लिए बना रहे होते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट्री के केस में क्या होता है, इन्वेंट्री के केस में होता है कि चीज खरीदने से लेके इस हालत तक लाने के लिए दैट इट बिकम्स रेडी फॉर सेल। तो यहाँ क्या होगा, दैट इट इज बिकम अवेलेबल फॉर यूज, जब ये इस्तेमाल के लायक हो जाए। अब ये अवेलेबल फॉर यूज कैसे होगा? मिसाल के तौर पे आपने कोई मशीन खरीदी है किसी दूसरे मुल्क से, लेट से कहाँ से खरीदी है, जापान से खरीदी है, तो जापान से उसको पाकिस्तान लाने तक के सारे खर्चे उसमें जमा करेंगे। यानी पहले तो जापान में जितने की खरीदी वो कीमत, लेट से अगर $1,00,000 की थी तो $1,00,000 जरा जाहिर है जो डॉलर का रेट है तो रुपए बन जाएंगे, तो वो $1,00,000 जमा, फिर जापान से पाकिस्तान लाने पे जो फ्रेट लगा वो जमा, जो ट्रांजिट की इंश्योरेंस लगी वो, फिर यहाँ पाकिस्तान जब पहुंच गया तो कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो, वहां पे बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। उनमें से कौन से टैक्सेस? नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। फिर वो टैक्सेस लगा के चीज बाहर आ गई तो अब फिर उसको ट्रकों पे डालेंगे, फिर वो ट्रकों पे आगे अपनी फैक्ट्री में लेके आएंगे, वो सारा खर्चा, फिर आगे कोई क्रेनें वगैरह लगाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, फिर उसके बाद उसकी इरेक्शन इंस्टॉलेशन करेंगे उसका खर्चा, फिर क्या करेंगे, फिर उसको चला के देखेंगे कि ठीक काम करती है कि नहीं करती है, यानी टेस्ट करेंगे, ट्रायल रन करेंगे, उसका खर्चा, फिर ट्रायल रन अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो उस ट्रायल रन को यानी उसको ठीक करने के ऊपर लगने वाला वो खर्चा, और फिर यहाँ तक के ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाएगा, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज, अब ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ये सारे के सारे खर्चे इसकी कीमत में जमा हो रहे होंगे। क्या चीज जमा नहीं की जाएगी? एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस नहीं लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप ट्रायल रन कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो गया और मशीनरी का कुछ हिस्सा जल गया, एबनॉर्मल लॉस है। यानी एक तो होता है ना कि आपने एक चीज तैयार की है, बनाई है, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग करनी पड़ती है। अगर आप एज फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा क्या कहना चाहिए पार्ट्स मौजूद हों और मैं आपको कहूं कि जी आप चूंकि इंजीनियर हैं लिहाजा आप इसका जरा जोड़ के इंजन तैयार कर दें, तो आपने वो सारे पार्ट जोड़े और इंजन तैयार कर दिया, चलाया तो वो ठीक ऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे ना यार कहीं को मसला रह गया, आप उसको थोड़ा बहुत दोबारा खोलेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, फिर उसको ठीक करके फिट करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर देखेंगे हाँ पहले से ठीक चल रहा है लेकिन अभी भी आवाज आ रही है, फिर खोलेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, बंद करेंगे, इवेंचुअली आप कहेंगे हाँ अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। दैट्स द नॉर्मल कोर्स ऑफ, आई मीन हाउ इट इज मेड, ये तो नॉर्मल है।
इसलिए इसमें मौजूद होने वाले खर्चे है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंज भी करना पड़ जाता है, वो सब पार्ट है इसका। लेकिन आपने फर्ज करें इंजीनियरिंग की थी ऑनलाइन आपने बटन ऑन किया, डज सारा आपने कहा नवा ले आओ नवे सिरे तो बनावांगे, तो जाहिर है कि ये एक एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो कीमत में शामिल नहीं किया जाता है। एक्सीडेंटल डैमेज भी हो जाते हैं, यानी एक्सीडेंट्स भी तो हो जाते हैं ना, कोई काम करते हुए एक्सीडेंटल डैमेज क्रिएट हो जाता है, वो भी एबनॉर्मल लॉस है, वो नहीं लेंगे। ट्रांजिट में एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं, आप मशीनरी या उसके पार्ट्स जिस ट्रक पे ला रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में सारा मटेरियल ही ज़ाया हो गया, आपने दोबारा इंपोर्ट किया, फिर वो जो भी चीज़ें थी आपने फिर मंगाई, अब आपने वो चीज़ 2 दफ़ा मंगवाई है, तो मशीन की कीमत में 2 दफ़ा तो नहीं डालेंगे, एक ही दफ़ा डालेंगे। वो जो जल गया, खराब हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, वो नुकसान हो गया, उसकी कोई इंश्योरेंस वगैरह क्लेम मिल जाएगा। फर्ज करें वो 20 मिलियन का था माल जो ट्रक पे आ रहा था और वो डैमेज हो गया और इंश्योरेंस से आपको 15 मिलियन मिल गया, तो 5 मिलियन आपका नुकसान है बस, यानी वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसका मशीनरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह आप चीजें लेके आए और आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दी, चीजें लेके आए और वो रेडी फॉर यूज थी, यानी वो पहले ही, यानी मिसाल के तौर पे एक तैयार जनरेटर आप खरीद के लाए हैं, तो उसमें आपने यहाँ जो ट्रायल रन तो नहीं करना, वो पहले से तैयार है। एक आपने गाड़ी इंपोर्ट की है, वो आपने यहाँ ट्रायल रन तो नहीं करना, वो तो पहले से तैयार आई है, वो ट्रायल ट्रोल हो के तैयार होके आई है वो भाई, अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ लाने तक के खर्चे ऐड करने हैं, एंड इट इज रेडी फॉर यूज, देयर इज नो ट्रायल। जी प्लीज, वो सारे जमा करेंगे इसमें, सब जमा करेंगे टू मेक इट अवेलेबल फॉर यूज। इसको अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए जितने भी पैसे लग रहे हैं वो सारे इसमें जमा करेंगे। ऑफ कोर्स जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, कोई इनडायरेक्ट खर्चे तो नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी ये जो हम इसको फैक्ट्री में लेके आए थे ना, तो बाहर गेट पे गार्ड खड़ा होता है, तो उसके भी 2 घंटे की तनख्वाह इसमें डाल दें, तो वो उसका इस मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो पूरी फैसिलिटी के लिए खड़ा हुआ है, यानी वो तो पूरी फैक्ट्री के लिए खड़े हुए हैं गार्ड, वो इस मशीन के लिए थोड़ी खड़ा हुआ था। हाँ, आपने 2 गार्ड की ड्यूटी लगा दी, भाई तुमने इस मशीन पे रहना है हर वक्त, तुमने अगले जब तक ये मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं ऐसा ना हो इसमें से कोई पार्ट चोरी हो जाए, तो अपने 24 घंटे यहीं रहना है, या शिफ्टें बदलती रहेंगी, जाहिर है 10 12 8 घंटे बाद गार्ड बदलते, लेकिन आपने 2 महीने के लिए वहां परमानेंट बंदे डिप्लॉय कर दिया, दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। लेकिन सिंपली बिकॉज के उस पूरी फैसिलिटी की एक एडमिनिस्ट्रेशन किसी के हाथ में थी, तो वो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो तो वैसे भी लग रही थी। इसी तरह फैक्ट्रियों में जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड की मैंने बात की, सिर्फ गार्ड ही नहीं होता, पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, उसका ऊपर हेड तक बंदा बैठा होगा, यानी कोई गार्ड्स होंगे, उसका ऊपर कोई सुपरवाइजर होगा, उसके ऊपर कोई इंचार्ज होगा, ऊपर कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, वो सीनियर लेवल तक का कोई कर्नल मेजर बैठा हुआ होगा जो कि ओवरऑल सिक्योरिटी को हेड कर रहा होगा। वो सब लोगों की तनख्वाह इसमें कोई कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि वो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एसेट में जमा नहीं होती है, मार्केटिंग की कॉस्ट एसेट में जमा नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉसेज एसेट में जमा नहीं होते हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज एसेट में जमा नहीं होते हैं, न्यू फैसिलिटी ओपन करने की कॉस्ट एसेट में जमा नहीं होती है। ये सब बातें क्या हैं, यानी ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें क्या बोले हैं लफ्ज, 5 चीजें बताई हैं मैंने। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जमा नहीं करते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट जमा नहीं करते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज एसेट की कॉस्ट में जमा नहीं करते हैं, और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी जमा नहीं करते हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज जमा नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी क्या है, मसलन आपने एक नई फैक्ट्री बनाई है और उस नई फैक्ट्री के लिए मशीनें आप लेके आए हैं, और आपने वहां पे कहा कि जी यहाँ पे हम वो एक जोकर में हवा भर के ना लाइट एंड लगा के, कोई डेक शेक लगा के, कोई रोला रोला डालेंगे और उसके लिए कोई 10-20 हज़ार खर्च कर देंगे, भाई लोगों को पता लगेगा यहाँ नई दुकान खुली है। ये जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, आप अखबार में इश्तेहार दे देते हैं, बैनर लगवा देते हैं,
करा देते हैं। ये सब क्या है? ये कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, या उस न्यू फैसिलिटी की रेनोवेशन कर देते हैं, वहां पे कोई नए एसी लगवा लेते हैं, सारा रंग रोगन नया कर लेते हैं, कुर्सियां नई रख देते हैं। इन सारों के नए रख देने से वो जो अंदर आप पिज्जे वाली मशीन नई लेके आए हैं, ये पैसे उसमें नहीं जमा कर देने। ये आप कहें जी मैं नई पिज्जे की मशीन लेके आया हूँ, तो ये जो अब मैंने बाहर कुर्सियां बदल दी हैं, एसी बदल दिए हैं, रंग रोगन कर दिए हैं, इसका उससे क्या ताल्लुक है? ये तो आपने वैसे ओवरऑल अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या प्रमोशन के लिए किया है। इसका उस मशीन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, उसमें पैसे जमा नहीं किए जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी कभी भी एसेट में शामिल नहीं होती है। इसी तरह मैंने कहा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। आप एक नई मशीन लाए, बाज़ औक़ात ये नई मशीन शुरू में फुल ऑपरेट नहीं कर पाती, फुल कैपेसिटी पर नहीं चला पाते आप। मिसाल के तौर पे आप नई बाइक लेके आए हैं तो क्या करते हैं? हाँ, रनिंग। क्या करते हैं उस दौरान में? कहते ना इस पर 2 सवारियां नहीं उठानी, है ना? बातें बनी हुई है, कहते 2 सवारियां नहीं उठानी, अभी इस पे ज्यादा वजन नहीं डालना, या अगर उसके कोई पिस्टन वगैरह चेंज हुए हो तो दूसरी सवारी नहीं उठानी, शुरू में स्पीड ज्यादा नहीं देनी, है ना? क्यों? कि मशीन अभी नई है, अभी उसके पुर्जे रवां हो लेने दें, है ना? ये पता नहीं ये मिथ है या रियलिटी है, बट दिस इज हाउ इट इज एडवाइज्ड। अब आपने मशीन खरीद ली है, ये मशीन 70 की स्पीड पे चल सकती है, लेकिन आप 40 पे चला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? वो जो 30 की कैपेसिटी है वो जाया हो रही है, 30 की कैपेसिटी जाया हो रही है। एक मशीन है वो 24 घंटे चल सकती है, लेकिन आपको ये कहा गया है कि शुरू के 2 महीने आपने इसको 15 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना। तो ये जो बाकी के 9 घंटे हैं, ये क्या हो रहा है? मशीन की कैपेसिटी जाया हो रही है, नुकसान हो रहा है। अगर आप 24 घंटे चलाते हैं तो उससे 24 प्रोडक्शन लेते हैं, अब आप उससे 15 प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 9 की प्रोडक्शन नहीं बन रही है। उसकी वजह से 9 यूनिट्स पे मुझे नुकसान हो रहा है। वो मैं बना सकता था, बना के बेच सकता था, मुनाफा हो सकता था, मैं नहीं बना रहा, नुकसान हो रहा है। या मैं नई मशीन ले आया हूँ, कस्टमर ही नहीं है, जाहिर है कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। मैंने नई मशीन लेके नई जगह पे दुकान खोल ली है, लेकिन कस्टमर को आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा भाई यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, उसको तो थोड़े दिनों में पता लगेगा ये तो बड़ी जबरदस्त क्वालिटी की नई चीज ले आए हैं, नई जदीद टेक्नोलॉजी ले आए हैं। तो शुरू में क्या होगा? शुरू में शायद आप दिन में 10 घंटे वेले बैठे रहेंगे, दिन में 2 कस्टमर आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे। तो शुरू में बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग। ये में नहीं जमा कर देंगे, ये आपका बिजनेस लॉस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट में जमा नहीं होते हैं। आपका कोई सवाल था, वो हो गया था? नहीं बोले। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग को क्या चाहते हैं आप? एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, किस चीज की ट्रेनिंग? एक होती है स्पेशलाइज्ड मशीन, यानी मिसाल के तौर पे वो मेरे डिजाइन पे, मेरे स्पेक्स पे, मेरी विश लिस्ट पे एक चीज तैयार की गई है, तो उसके लिए फिर बनाने वाला ही बताएगा कि ये कैसे चलेगी, वो बताएगा भाई इसको ऐसे, उसकी ओरिएंटेशन भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा, सब कुछ करेगा। और आमतौर पे इसके पैसे उसने पहली मशीन की कीमत में रखे हुए होते हैं। वो बताएगा जनाब मैं तैयार भी करके दूंगा, आपको बताऊंगा भी कैसे चलती है। आपको क्या पता कैसे चलती है? नहीं तो मैंने एक नई चीज इंजीनियर कर दी है। एक होती है स्टैंडर्ड आइटम्स, उसके लिए ट्रेनिंग कभी भी उसकी कीमत में शामिल नहीं होती है, और उसकी ट्रेनिंग कभी एसेट की कीमत में शामिल की भी नहीं जाती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मुझे एक मसलन यारिस लेनी है, टोयोटा यारिस लेनी है, तो उसकी ड्राइविंग नहीं मुझे आती, तो मुझे ड्राइविंग सिखाएं भी। तो कहेगा भाई देखें मैंने आपको गाड़ी दे दी है, इट इज रेडी फॉर यूज, इट इज अवेलेबल फॉर यूज, इट इज योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। जाओ सीखो। इसको एसेट की कॉस्ट पे क्यों जमा करेंगे? नहीं करेंगे। आप वो वाला बंदा रख लें जिसको ड्राइविंग आती हो,
भैया आप कहते हैं जी मेरे पास तो जो बंदा है उसको ड्राइविंग नहीं आती इसलिए उसको सिखाएं, उसके पैसे भी गाड़ी में डालेंगे। भैया वो और बंदा रख लो, तुझे और रख लो जिन्होंने आंधी ड्राइविंग, वो वाले पैसे मशीन की कीमत में जमा नहीं होंगे। तो स्टाफ की जो ट्रेनिंग कॉस्ट्स होती हैं ये मशीन या एसेट की कीमत में जमा नहीं की जाती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड मशीनरी जहां पे होती है ना वहां पे शामिल होती हैं, और वहां पे आमतौर पे वो अलग से इसके पैसे लेता भी नहीं है, वो पैसे उसने पहले ही बिल्ड किए हुए होते हैं। उसको पता होता है कि यार ये जो स्पेशलाइज चीज मैं बना रहा हूँ ये मुझे ही पता है कि ये कैसे चलती है, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ ना, मैं उसका खालिक हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे चलनी है, मैंने ही ट्रेनिंग देनी है। मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो उसको क्या पता है कैसे चलानी है, तो उसने उसके पैसे पहले ही अकाउंट फॉर किए हुए होते हैं अंदर, तो वहां पे वो चीजें शामिल हो जाती हैं। अदरवाइज एज ए जनरल रूल अगर मैं बयान करूं तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट में जमा नहीं होती है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट अलग से भी एसेट नहीं बनती है। यानी आप कहें ना चलो ठीक है एसेट में जमा ना करो, लेकिन क्या ये अलग से कॉस्ट है, अलग से एसेट है? मिसाल के तौर पे आपने, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कुछ अर्सा कबल कि आपने एक लैपटॉप खरीदा है बमा विंडोज और बमा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना? तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो विंडोज है वो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप का हिस्सा बन जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग से एसेट है? अलग से वो एसेट है, यानी वो लैपटॉप की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, लेदर से तो एसेट है ना। ऐसे ही मैं बयान कर रहा हूं कि अगर कोई एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की कॉस्ट है तो वो मशीनरी में तो जमा नहीं होगी, क्या उसको लेदर से एसेट कहेंगे? नहीं, वो लेदर से भी एसेट नहीं है, क्योंकि वो लेदर से किसी एसेट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हैविंग प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि दिस ट्रेनिंग इज अ रिसोर्स which is controlled by the entity and which is probably going to give economic benefits in future। अगर ये तीनों बातें आप पूरी कर देते हैं तो फिर ये एसेट है। आमतौर पे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट या एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कंट्रोल का एलिमेंट मिस करती है, आपके पास कंट्रोल नहीं होता है उसका। आपने मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग दिलवा दी है, वो अगले महीने छोड़ जाए, अब जब वो रिजाइन दे, वो कहे जनाब मैं जा रहा हूँ, तो क्या बस वो नोटिस देगा और चला जाएगा। यानी कंपनी रूटीन में अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग का कोई ना कोई इस्तेमाल करती रहती हैं। यानी अच्छी कंपनी रूटीन में अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे आई कैप खुद जो है वो अपने मेंबर्स यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे रिक्वायर करता है कि एवरी ईयर वो एक सर्टेन टाइम अपनी लर्निंग की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे खर्च करें। पैसों के साथ या बगैर पैसों के साथ ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टाइम खर्च करें। वो टाइम अगर आप खर्च नहीं करते तो फिर वो उस पर पेनलाइज कर सकता है, आपकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सकता है। वो ये चाहता है कि अगर आप एक मरतबा क्वालिफाई कर गए हैं तो उसके बाद ये नहीं है कि अब यहाँ पे आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई है। नो, यू हैव टू रिमेन अपडेटेड। आप सोचें अगर आपकी जिंदगी में से अपडेट रहना बंद हो जाए तो आपकी क्या जिंदगी है? यानी आप टैक्स के एक्सपर्ट बन गए हैं और फिर आपने टैक्स के अपडेट्स देखना बंद कर दिए। हाउ वुड यू बी एडवाइजिंग? अब यहाँ तो हर दूसरे दिन को नया नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई नया चेंज आ जाता है लॉ में, फिर हम क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं बैठ के, दोबारा से देखते हैं अच्छा क्या तब्दीली आई है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसको किसी यार दोस्त से भी डिस्कस करते हैं कि तूने इसको पढ़ा है, मेरी इस पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि इससे ये चीजें निकलेंगी। वो कहता है इसमें ये भी चीज होगी, तूने ये नहीं देखा वो फलानी जगह ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये वाला टाइम अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे अपनी कंपनी को एडवाइस करूंगा फॉर एग्जाम्पल, या मैं अपने कैसे अपने क्लाइंट को एडवाइस करूंगा फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। तो मुझे अपडेट तो रहना है, और फिर बहुत कुछ बदल रहा है दुनिया में, तो मुझे हर चीज के साथ हर चीज से मैंने मुराद है प्रोफेशनली जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मुझे अपडेट रहना है। तो उसी के लिए एक कॉन्सेप्ट है सीपीडी का, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यानी ये सिर्फ आईकैप ही नहीं है, और भी जो इदारे हैं वो भी करते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो भी मांगता है, वो भी कहता है कि जो हमारे इंजीनियर मेंबर्स हैं उनको ज़ाहिर है इंजीनियरिंग की फील्ड में भी तो तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें भी नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको भी अपडेट रहना चाहिए। इसी तरह हर प्रोफेशन में, वो चाहे मेडिसिन की फील्ड में हो या वो एविएशन की फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में हो, वो जिस भी प्रोफेशनल फील्ड का मेंबर होगा उसकी मेंबरशिप बॉडी उससे रिक्वायर करेगी कि हर साल आपने एटलीस्ट इतने आवर्स की कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोई लर्निंग, कुछ ना कुछ करना है आपने, सो दैट यू रिमेन अपडेटेड। अदरवाइज आप
आउटडेटेड हो जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि तो वो जो ट्रेनिंग है वो कंपनीज भी करती रहती हैं अपने स्टाफ के लिए, ताकि कंपनी के लोग अगर वेल अपडेटेड रहेंगे तो वो कंपनी का ही फायदा है। अगर आप आउटडेटेड रह जाएंगे तो आप कंपनी के काम ही खराब करेंगे और क्या करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, कॉस्ट सेविंग हो सकती होगी, तो पता ही नहीं होगा, आप उसी पुरानी चीज पे लगे रहेंगे और कंपनी का नुकसान करते रहेंगे। अगर आप दुनिया में देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, वर्ल्ड एक्सपोज में जा रहे होंगे, नई अपडेट नई चीजों के साथ वाकिफ होंगे, तो आप कंपनी को भी एडवाइस करेंगे कि जनाब ये जो हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, ये मशीन की जगह अब एक नई चीज सामने आ गई है, अगर हम इसको रिप्लेस कर लें तो 3 साल में मशीन के पैसे पूरे हो जाएंगे और उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा, ऐसा ही पैसा। ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन ये सारी ट्रेनिंग होने के बावजूद द एम्प्लॉय कैन लीव एनी टाइम। वो कहेगा जनाब मैंने आपको 2 महीने का नोटिस देना था, 3 महीने का, 1 महीने का, वट जो भी इसका नोटिस है, वो नोटिस देगा और कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। तो जनरल परसेप्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की ये है कि एम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग होती है वो एसेट में मौजूद कंट्रोल के एलिमेंट को मीट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो एसेट का क्राइटेरिया ही मीट नहीं करती है, लिहाजा उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। तो अगर आपको पेपर में सवाल में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट दी हुई मिल जाए तो आपने उसको एसेट का हिस्सा नहीं बनाना है। अगर आप गौर करें कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, दे आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन इन्वेंट्री, सेम प्रिंसिपल, दे आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन एनी एसेट। आप जब भी कोई एसेट एक्वायर करेंगे तो उसका असूल यही है, उसको एक्वायर करने से लेके रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल हालत तक लाने के लिए जो कुछ भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हो रहे होंगे वो सब उसमें जमा ही होंगे, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग उसमें जमा नहीं होगी, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस उसमें जमा नहीं होंगे, और मार्केटिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जमा नहीं होगी, एबनॉर्मल लॉसेस उसमें जमा, ये कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट हो, या चाहे वो कोई और एसेट हो, हर जगह यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे होंगे। अब जो अगली बात है ये भी कॉमन है, ये भी हर जगह अप्लाई हो रही है। एसेट को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, यानी कब आप उसको कहेंगे कि हाँ अब मैं एसेट को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एसेट डेबिट कर लेता हूँ, कब? जब ये 2 शर्त पूरी हो जाएंगी, ए एंड बी। इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। यानी नंबर 1, इस बात की प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इससे बेनिफिट मिलेंगे तो तुझे ले आए खाते वास्ते। और अगर लेट्स से आप ले आए हैं एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड यू थिंक देयर विल बी नो इकोनॉमिक बेनिफिट एट ऑल, फिर ये नुकसान हो गया, इसको लॉस बुक कर लें, ये एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक एसेट लेके आए हैं, आप लेके आए ही हैं तो गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ये चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती ड्यू टू एनी रीजन। मिसाल के तौर पे कि जब ये मशीन चलती है तो इससे जो पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में आते हैं वो हैजर्डस हैं और इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, लिहाजा ये मशीन बैन कर दी। अच्छा बैन कर दिया तो भैया फिर क्या करेंगे इसका? क्या इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे, तो नुकसान हो गया। हाँ आपके दिल में ये ख्याल आ सकता है कि यार किसी और में बेच देंगे फिर मिल जाएंगे बेनिफिट। जब बैन ही है तो जिस तरह मेरे लिए बैन है इस तरह मेरे हमसाये के लिए भी बैन ही है, फिर तो मैं इसको री एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मुल्क से बाहर, वहां तो बैन नहीं है। हो सकता है ना कि मैं वापस इसको बाहर भेज दूं, ठीक है उस पर थोड़ा नुकसान होगा, जाहिर है एक चीज लाने पे सारा खर्चा लगा बैठा हूँ, बाहर भेजने पे फिर खर्चा लगाऊंगा, नुकसान होगा, लेकिन सारा तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट पूरी मशीन के पैसे तो जाया नहीं होंगे। चलो उसमें से 20-30% जाया होंगे, 50-60-70% तो बच ही जाएगा ना। अब मैं सिर्फ अपना नुकसान घटा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अब तो ये मैं 2 करोड़ की मशीन लाया था, ये सारा ही जाया हो गया, चलो अब किसी तरह घटाओ, जिससे खरीदी है उसको कहूंगा यार अगर मैं तुझे वापस दे दूं तो आधी कीमत पे ले ले भाई तू किसी और को बेच दी, तो तू किसी और जगह बेच दी, मेरे मुल्क में तो ये मसला हो गया।
वो देखेगा कि उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है वो आपको कोई ऑफर दे दे और वो आप किसी और को बेच दें, मुल्क से बाहर बेच दें। तो देर इज सम काइंड ऑफ बेनिफिट यू कैन स्टिल ड्राइव. If there is some kind of benefit you can still drive, it still meets the definition of asset. It is probable that economic benefit will flow, but the quantum of the economic benefit is not as much as its cost. यानी ये चीज आप 2 करोड़ की लाए हैं, लेकिन आप कहते हैं भाई अब इसमें से 50 लाख से ज्यादा पैसे रिकवर कोई नहीं होने, वही एनआरबी वाला असूल. अब आप क्या करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान बुक करेंगे और 50 लाख रुपए से एसेट बुक कर लेंगे. ठीक है. तो पहली कंडीशन क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी. ये शर्त पूरी हो गई. अब अगली बात, इसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर हो सकती है. अगर किसी एसेट की कॉस्ट ही मेजर नहीं हो सकती है तो रिकॉर्ड कितने पे करेंगे. मसलन आप एक मशीन खरीद के लाए हैं, बिल्कुल ठीक है, आप लाए, उसका ट्रायल रन किया, ये तैयार हो गई है, अब इसको रिकॉर्ड करना है, क्या एंट्री डालेंगे, एसेट डेबिट, कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट, कितने से, कॉस्ट से. तो कॉस्ट पता होगी तो एंट्री डालेंगे. अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपसे मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने कहा यार ये गाड़ी आपने बेचनी है, कितने की, जितने मर्जी दे देना. अगर ठीक है, मैं चाबी लेने आ गया. अब इसकी कॉस्ट क्या है, नहीं फ्री नहीं, उसने कहा भाई जितने मर्जी दे देना. अब इसकी कॉस्ट क्या है कि मेरा दिल कितने देने का है. मैं कहा यार एल फिर 10,000 रुपये, क्या होगा, होगा नहीं पाए इनसे ना करो तुसी. वो रिक्शे वाला भी तो ये कहता है जितने मर्जी दे देना, आगे जाकर रौला पा देना पाए. पहले कहते जितने मर्जी दे देना, बाद च रौला पा देना. तो कहना नहीं पाए ना, नवी गड्डी है, 5 लाख रुपए की गड्डी है, तुम 10,000 रुपये दे रहे हो. तो जाहिर है कि इसकी एक रिलायबल एस्टिमेट वैल्यू तो हो ही सकती है ना. मैं कहूँगा यार इस जैसी गाड़ी इतनी की चली हुई 15-16 के आसपास मिल जाती है, ठीक है वो नहीं बता रहा भाईचारे में, तो चलो 15 लाख तो फिर भी इसका देना ही होगा ना. देयर इज अ कॉस्ट दैट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, तो मैं 15 लाख रुपए पर रिकॉर्ड कर लूंगा. ठीक है. और ये भी हो सकता था, जाहिर है बिजनेस डील ऐसे नहीं होती जितनी मर्जी दे देना. जाहिर है कि बिजनेस में, बिजनेस इज बिजनेस, आई मीन इट्स नॉट फ्रेंडशिप, राइट. तो बिजनेस में रेट ही तय होगा. तो यहाँ जब बात की जा रही है रिलायबली मेजर्ड, इट डजंट मीन कि आपको रेट का पता नहीं होता. ये सिर्फ उसने एक गुंजाइश रखी है कि बाज औकात कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती. मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी के पैसे तो आपको पता ही है कितने हैं. उसके बाद आपने ट्रक पे लाद के ले आए, उसको पता ही है ये पैसे कितने हैं. उसके बाद आपने उसका ट्रायल रन किया है. अब गाड़ी का तो खैर क्या ट्रायल रन होना, वो मशीन है लेट से, उसका आपने ट्रायल रन किया है. अब इस ट्रायल रन पे कितने पैसे लगे होंगे, आप एक एक रुपया आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे इसके लिए आप रॉ मटेरियल लेके आए, इसके लिए आपने फ्यूल इसमें डाला, इसके लिए आपने मोबाइल इसमें डाला, इसके लिए आपने इसको बिजली सप्लाई की, कमरे में एसी भी चल रहा है ना, पक्खे भी चल रहे हैं. इन सारों के पैसे निकालें कितने लगे इसके ट्रायल रन पे. आप कहेंगे अच्छा 2 घंटे का ट्रायल हुआ है, तो 2 घंटे में कितना एसी लग गया होगा. यू कैन जस्ट एस्टिमेट इट, राइट. अच्छा मोबाइल तो आपने इसमें सारा ही डाल दिया, 2 घंटे में सारा इस्तेमाल तो नहीं हो गया. आप कहेंगे अच्छा कितना का इस्तेमाल हो गया होगा. यू कैन जस्ट एस्टिमेट इट. सर्टेन कॉस्ट पर एग्जैक्ट पता होता है भाई 5 करोड़ की मशीन है, 50 लाख रुपए का किराया है, एग्जैक्ट पता है, जमा करेंगे. और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ एस्टिमेट ही किया जा सकता है कि अच्छा यार ये जो ट्रायल रन हुआ है, इस ट्रायल रन के दौरान में इतने खर्चे लग गए हैं अंदाजन, इतने की बिजली लग गई है, इतना का मोबाइल लग गया है, इतना का फ्यूल लग गया है, इतना का बंदों के पैसे लग गए हैं, इतने के इंजीनियर के तो खैर आपको एग्जैक्ट पता होंगे, बाहर से कंसल्टेंट लाए होंगे, उससे रेट तय करके लाए होंगे, भाई तेरे पर आवर ये फीस देंगे, ये पर टेस्ट ये फीस देंगे. तो ये इकट्ठे करके कहेंगे कि ये इसकी टोटल कॉस्ट है. तो इसीलिए स्टैंडर्ड में उसमें गुंजाइश रखी हुई है दैट इट कैन बी रिलायबली मेजर्ड. भाई ये मेजर हो सकती है रिलायबली, एग्जैक्ट भी हो सकती है और थोड़ा बहुत उसमें एस्टिमेट भी हो सकता है. तो जब ये 2 बातें पूरी हो रही हूं तो हम क्या कहेंगे कि ये एसेट अब रिकॉग्निशन के लायक हो गया है. एंट्री क्या डालेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू, अगर पैसे दे दिए हैं तो बैंक क्रेडिट, और अगर अभी देने हैं तो पेएबल क्रेडिट.
आमतौर पे जब कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है या अंडर रेडी फॉर यूज होने, अभी हुआ नहीं, अभी हो रहा है, अभी प्रोसेस में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मसलन एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, अपने ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हैं आप, इसके ऊपर अब तक आप लेट से 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, तो 3 करोड़ रुपए आप क्या करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर देंगे। आपने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 30 मिलियन से टू बैंक क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट 30 मिलियन से। अच्छा, फिर आपके और आपने 20 मिलियन और दिया, फिर आप कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 20 मिलियन से बैंक क्रेडिट 20 मिलियन से। फिर आपने इस पे और पैसे लगा दिए, फर्ज करें 15 मिलियन, फिर आप यही करेंगे CWIP डेबिट टू बैंक। अभी ये काम चले जा रहा है। अच्छा, फर्ज करें कि अब ये तैयार हो गया है, अब ये बिल्डिंग तैयार हो गई है, रेडी फॉर यूज हो गई, अब क्या करेंगे, इसको CWIP से बाहर निकालेंगे और बिल्डिंग के नाम से खड़ा कर लेंगे। अब कुल कितने पैसे लग चुके हैं, 30, 20, 50 और 15, 65। अब आप अगली एंट्री क्या डालेंगे, आप लिखेंगे बिल्डिंग डेबिट टू CWIP क्रेडिट। तो जब तक वो चीज इन प्रोग्रेस थी तो आप CWIP डेबिट करते रहे, ताकि पता लगे कि चीज अभी तैयार नहीं है, अभी बन रही है। और जब वो चीज तैयार हो गई तो CWIP को क्रेडिट करके बिल्डिंग डेबिट या मशीनरी डेबिट या जो भी चीज है वो डेबिट कर लें। तो ये तरीका कार है। तो ये जो CWIP है ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैटेगरी है। यानी जब वो बिल्डिंग बनेगी तो तब नहीं मैं कहूंगा कि जी अब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गई है, जब वो इन प्रोग्रेस है अब भी ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही है, एसेट ही है। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? इनिशियल मेजरमेंट, पहली बात इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट पे। यानी जब कोई एसेट खरीद के लाते हैं तो इनिशियल पहली मर्तबा जब एसेट रिकॉर्ड होता है तो किस वैल्यू पे होता है, कॉस्ट पे। जिस तरह ये मैंने CWIP डेबिट किया तो किस अमाउंट से कर रहा हूँ, कॉस्ट से। वहां से बिल्डिंग में लेके गया तो किस अमाउंट पे लेके गया, कॉस्ट पे। ये इनिशियल मेजरमेंट है कि पहली मर्तबा जब आपने उसको रिकॉर्ड किया है तो कॉस्ट पे करना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है, इंस्टॉलेशन पे जो खर्चे आए हैं, साइट प्रिपरेशन पे को खर्चा आया है, ट्रांजिट वगैरह की, फ्रेट वगैरह की कॉस्ट आई है, इंस्टॉलेशन की कोई कॉस्ट आई है, टेस्टिंग की कोई कॉस्ट आई है, कोई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व किए हैं तो उनकी फीसें वगैरह दी हैं उसकी कोई कॉस्ट आई है, ये सारे पैसे उसमें जमा हो जाएंगे। ये आगे एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट, ये जमा नहीं होती हैं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड्स, स्टाफ ट्रेनिंग। द नॉर्मल रूल इज दैट ट्रेनिंग कॉस्ट आर एक्सपेंस। मैं आपको ऑलरेडी इसी बात को एक्सप्लेन कर चुका। ऑन रेयर ओकेजन वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट, ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी इस तरह बता चुका। स्टैंडर्ड में लिखी है ना ये बातें सारी, स्टैंडर्ड को भी इन मसाइल का पता है कि जब कोई काम होता है तो कैसे होता है, तो उसने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस किया हुआ है। IAS 16 के अंदर ये बातें ऑलरेडी इसी तरह लिखी हुई हैं। आई मीन अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही है। मैंने कहा था इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, costs incurred while an item capable of operating in a manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity. Remember इस तरह की बात हमने की थी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, रीलोकेशन कॉस्ट। रीलोकेशन कॉस्ट क्या है कि मसलन आपने एक जगह पे दुकान खोली, काम शुरू किया, फिर आपको लगा यार यहाँ काम नहीं चल रहा, और जी सॉरी आ जाना यार, आ जाता हूँ आ जाता हूँ। तो ये जो रीलोकेशन की है, आपने एक फैसिलिटी एक जगह पे बनाई और फिर आपको लगा कि यहाँ पे अब काम नहीं चल रहा, आपने कहा यहाँ से हम शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो रीलोकेट करने की कॉस्ट है, क्या ये मशीन में जमा कर देंगे?
नहीं, ये मशीन में जमा नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सचेंज है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, आप एक मशीन को ले आए, मशीन को ले आने के बाद अब उस पर मजीद पैसे लग रहे हैं। मसलन आप गाड़ी ले आए, अब उस पर क्या करेंगे, आपका दिल करेगा इसके को वाहियात सा बम्पर लगवा लें है ना, उसके ऊपर कुछ स्टिकर स्टिकर लगा लें, फोटो में लगा लें, है ना, वो चंगी बली डिसेंट सी गाड़ी का कुछ सत्यानाश कर दें। ये जो अब आपने उसके ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस लगाने हैं, ये क्या होंगे? क्या इसको भी गाड़ी की कीमत में जमा कर देंगे? इट डिपेंड। क्या ये पैसे एसेट की करते हैं? अगर करते हैं तो फिर कर देंगे जमा, अगर नहीं करते तो नहीं करेंगे जमा। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी खरीद के लाए और फिर आपने उसमें सीएनजी किट लगवा ली। Now that CNG kit is an addition to the vehicle. It will be added to the cost of the vehicle. उसके बरक्स आप उसकी, जिस तरह आपने कहा मैट ले आए, आप उसकी कोई पॉलिश वगैरह ले आए, आपने उसके ऊपर कोई स्टिकर स्टिकर लगा दिए, वो गाड़ी में कोई मसला हो गया था, आपने उसकी रिपेयर करा ली, ये सारे पैसे कोई एसेट तो नहीं है, यानी इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना और इसकी लाइफ मोर देन 1 पीरियड होना तो जस्टिफाई नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? इसको एसेट की कीमत में जमा नहीं करेंगे। तो जब आप किसी एसेट पे सब्सिक्वेंटली और पैसे खर्च करते हैं तो आपको पहले सोचना होगा कि क्या ये डे टू डे की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, कि वैसे कोई मतलब आप इस पर डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, या क्या ये एसेट की डेफिनेशन मीट कर रही है। तो अगर तो ये एक्स्ट्रा पैसे जो आप लगा रहे हैं ये एसेट की डेफिनेशन मीट कर रहे हैं, फिर उसमें जमा करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग बनाई, उसमें आपने एक कमरा और बना दिया सब्सिक्वेंटली, तो एक कमरा और बनाया वो भी एसेट है, उसे जमा ही करेंगे। लेकिन आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें कहीं कोई दरार आ गई, कोई मसला आ गया, आपने उसको ठीक करा दिया, नेचुरली ये तो रिपेयर मेंटेनेंस है, इसको आप उसमें जमा नहीं करेंगे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी इस तरीके से लेके जाएंगे। नहीं जी, यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।